नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस री एग्ज़ाम होने वाला है और आप सभी को मालूम है कि यही परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को कराया गया था, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण परीक्षा कैंसिल हो गया था। और वही जो परीक्षा आपको 1 अक्टूबर 2023 को प्रथम पाली में हुआ था, उन सभी 100 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न था, कैसा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया था आपसे कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, तो ये है 26 मील 385 गज है। ठीक है, याद रखना है 26 मील 385 गज है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किलोमीटर में अगर ऑप्शन दे दिया जाएगा तो कितना होगा, तो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी जो है वो 42.195 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, देखिए 1 मील बराबर कितना होता है, 1 मील बराबर आपका होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1.6 किलोमीटर होता है। और 1 मील बराबर अगर गज में देखें तो होता है 1760 गज होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और 1 गज बराबर होता है ना, 1 गज बराबर याद रखना है 0.914 मीटर होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एरिट्रिया जो कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। तो जो एरिट्रिया है जो किस महादेश में है, तो ये अफ्रीका महादेश में। ठीक है, एरिट्रिया अफ्रीका महादेश में। ठीक है, अब आपको यहाँ याद रखना है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य देश कौन बना। अगर ये पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य देश कौन बना, तो वो अंतिम जो नवीनतम है वो दक्षिण सूडान है। याद रखना है टोटल कुल कितना हो गया है यूएनओ में, यूएनओ को ही बोलते हैं ना संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसका कुल सदस्य देश कितना है 193। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि यूएनओ में कुल कितना सदस्य देश है तो 193। नवीनतम देश कौन सा है, तो वो है दक्षिण सूडान है ना। 193वां जो सदस्य है दक्षिण सूडान है। ठीक है, यूएनओ की स्थापना अगर पूछ ले कब हुआ, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। सभी प्रश्न याद रखना है, ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं अगर पूछ लिया जाए तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर पूछे आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और एक क्वेश्चन ऐसे इससे ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, करंट अफेयर में क्वेश्चन याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटरेस है ना, एंटोनियो गुटरेस है, ये याद रखना है। ठीक है, रही बात अफ्रीका की, तो अफ्रीका क्या है, काला महादेश किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है। और विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है। और यही अफ्रीका महाद्वीप है जो कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महादेश से गुजरती है। ये सभी इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं, हर लाइन ने आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको काम आने वाला है, इसलिए आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और याद रख लेना हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, और कालाहारी मरुस्थल कहाँ है अगर पूछा जाए, तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। कहाँ है, तो वो उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो माउंट किलिमंजारो, उसमें टिक करना है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया था कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। तो वो कौन सा व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है, तो ये है अपना सीवी रमन। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अच्छा, डॉक्टर सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला अगर पूछा जाए, तो याद रखना है 1954 में जब पहली बार भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर आपको सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन, तीनों को 1954 में मिला था। ठीक है, ये याद रखना है। जब सीवी रमन को भारत रत्न मिला था 1954 में, नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1930 में मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। किस क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था, किसकी खोज के लिए, तो रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है,
तो अफ्रीका महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, और इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, और इसे काला महादेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट इससे याद रखना है। ठीक है, और बात करते हैं महादेश से, क्योंकि महादेश से मालूम क्वेश्चन अक्सर आता है, तो आपको याद रखना है। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है एशिया महाद्वीप। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए। देखिए सबसे जो 7 महाद्वीप है, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद है आपका उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका लिख देते हैं, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद है आपका अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। उसके बाद है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्रम में आपको बताएं, घटते क्रम में, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछे तो एशिया महाद्वीप हो गया, सबसे छोटा है लास्ट में ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद जो छोटा है अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया बताना है, सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो ऑस्ट्रेलिया बताना है। ठीक है, और जैसे कि पूछ लिया जाए आपसे कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। अच्छा, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और काला महादेश और अंध महादेश किसे कहा जाता है, अब विषमताओं का महादेश कहा जाता है अफ्रीका को। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है किन्हीं में से भारत जो है किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, तो भारत जो है ये कपड़ा का सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, याद रखना है, कपड़ा का सबसे बड़ा निर्यातक है। अच्छा, भारत की पहली सूती मिल किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो भारत की पहली सूती मिल जो है ये स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में 1854 में किया गया था। ठीक है, कहाँ, बम्बई में। ठीक है, पहला जो सूती कपड़ा मिल है वो स्थापित हुआ था बम्बई में 1854 ईस्वी में। किसने किया था, तो काबस जी नाना भाई ने किया था, काबस जी नाना भाई ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, तो सैंडविच द्वीप किसका प्राचीन नाम है, तो ये है आपका हवाई द्वीप का। ठीक है, हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या है, सैंडविच द्वीप है। और ये हवाई द्वीप है कहाँ, तो ये जो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में आता है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, अगर आपसे कल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको ग्रीनलैंड टिक करना। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो वह है माजुली द्वीप। ठीक है, कहाँ है, तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वो माजुली है, और सबसे छोटा नदी द्वीप जो है वो उमानंद है, वो भी असम में ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछा गया कि सिविल के संक्षिप्त नाम से जाना जाने वाला अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप जब लोन लेने जाते होंगे ना तो आपका सिविल स्कोर देखा जाता है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, है ना। आपका सिविल स्कोर देखा जाता है आपका कैसा है, ठीक है, तो आपको फिर लोन मिलता है। और सिविल का अगर फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है, तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, है ना। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। अगर एटीएम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एटीएम का होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक ऑप्शन में रहेगा, ध्यान रखना है, ऑटोमेटिक नहीं टिक करना है ना, ऑटोमेटेड, है ना, लास्ट में टीईडी रहेगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है, तो दैमाबाद ये कहाँ पर है, तो दैमाबाद आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना है महाराष्ट्र में। कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जिससे आपको पूछा जाता है डायरेक्ट कहाँ है, जैसे पूछ लिया जाएगा कि लोथल कहाँ है, लोथल जो कि हड़प्पा कालीन सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, पहला बंदरगाह था लोथल, वो कहाँ है, गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है, वो भी गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में, जो कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका कहाँ, ऐहोल में, ठीक है,
किस स्थान पर? एहोल में। अब एहोल से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एहोल एक शिलालेख का नाम है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से, जिसमें हर्षवर्धन को और पुलकेशिन के बीच युद्ध हुआ था, उसका वर्णन है इसी में, एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। इसे याद ऐसे रख लीजिए कि एहोल, होल किस में? पुल में होल है, तो पुलकेशिन द्वितीय। ये होल है, होल मतलब छिद्र, पुल में है, यानी कि एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ये सांची का स्तूप कहाँ है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश में, ठीक है, रायसेन जिला में है। और सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा और अजंता की गुफा, ये तीनों का है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। 3-4 क्वेश्चन एक ही साथ पूछ दिया गया, ठीक है। उगते सूर्य का भूमि किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है ना। उगते सूर्य का भूमि जापान को कहा जाता है। और मध्य रात्रि का सूर्य का भूमि किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है ना। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4। 1000 झीलों की भूमि, ये किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। सभी याद रखना, आपको पर्सनली एक अकेला भी पूछा जा सकता है ना। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है, याद रखना है। और ब्रज की भूमि, ये किसे कहा जाता है? तो ब्रज की भूमि भूटान को कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये सभी चीज़ें। उगते सूर्य का देश जापान, मध्यरात्रि का नॉर्वे, 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड और वज्र भूमि भूटान, ठीक है। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर पूछे कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। ये अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 में मिलेगा। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब ऑप्शन में 2005 दो जगह है, ठीक है। तो ये कब हुआ था लागू? तो डेट सहित इसको याद रखना है। तो सूचना का अधिकार जो लागू हुआ था, सूचना का अधिकार लागू हुआ था 15 जून 2005 को हुआ था, ठीक है, याद रखना है। 15 जून 2005 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अच्छा, आम चुनाव भारत में कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था, ये याद रखना है। लोकसभा का अध्यक्ष आपसे अगर पूछा जाए तो ओम बिरला टिक कर देना है। और लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपको जीवी मावलंकर बताना है। और लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार आपको बताना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो भारत के संविधान का विचार दिया था एम.एन. राय ने दिया था, याद रखना है। संविधान का विचार एम.एन. राय ने दिया था। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट और चीज़ें क्या याद रखना है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक अगर पूछे कब हुआ, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा को अंगीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, याद रखना है। अंगीकार पूछा जाएगा तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। और इसी 26 नवंबर से एक महत्वपूर्ण दिवस पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आएगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो किस भाग में है मूल कर्तव्य? तो ये भाग 4 के ए में है, ठीक है। मूल कर्तव्य भाग 4 के ए में है। और किस अनुच्छेद में है? तो 51 के को में है। और मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? अगर ये पूछा जाए तो मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये याद रखना है, ठीक है। और कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। और मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो रूस से लिया गया, ठीक है। और जब मूल कर्तव्य जो पहले था वो जोड़ा गया था कितना? 10, ठीक है। बाद में एक और जोड़ा गया, ठीक है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और वो कौन सा है मूल कर्तव्य जो कि 11वां है? वो है कि जो बचवा है ना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की
आयु तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो यही जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य में। नेक्स्ट है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 227 के तहत। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि रिट कौन जारी करता है, तो रिट जारी करता है, आपको ऑप्शन में रहेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या तो दोनों। तो आपको याद रखना है रिट जो होता है 5 होता है और ये दोनों जारी करता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों रिट जारी करता है। अब एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट जो है ये किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो हाई कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन है, अगर पूछे तो ध्यान रखना है। जैसे राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा का पूछे कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। जब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है। उसी तरह ठीक सेम होता है राज्य में भी। जैसे कि राज्य में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और आयु जो न्यूनतम 30 वर्ष होता है विधान परिषद का। अब विधानसभा में ये वाला सेम होगा कि सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष विधानसभा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 19। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो ये किसे हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही होगा ना, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? अगर ये पूछे तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 में है। ठीक है, ये भी याद रखना है। देखिए हाई कोर्ट 214 में है ना, 2 1 4, यही एक को इधर कर दिए लेफ्ट साइड, यानी कि 1 2 4 में सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का भी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो स्थानीय सरकार के अवगुण है, इसका अवगुण पूछा क्या है, तो देखिए कि ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, ये भी है। और कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है, ये भी अवगुण है। और स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है, ये भी अवगुण है। यानी उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब रही बात कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, ये याद रखना है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो पहले सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। लेकिन संवैधानिक तौर पर पंचायती राज ये कब लागू हुआ? ठीक है, ये पूछा जाए कि पंचायती राज संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो पंचायत और नगर पालिका दोनों साथ में आपको हमेशा रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा जो मिला था और नगर पालिका को दोनों को मिला था 1993 में। ठीक है, 1993 से ये लागू हुआ था। और ये पूछा जाएगा कि पंचायत किस संविधान संशोधन के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना, पंचायती राज व्यवस्था को, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान में, और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सभी पॉइंट्स याद रखना है। अगर पूछे कि डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि 73वां संविधान संशोधन में क्या है, या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया है, तो 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज और 74वां है नगर पालिका। और 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। और पंचायती राज किस भाग में है, तो भाग 9 में है पंचायती राज, और भाग 9 के ए में है नगर पालिका। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है,
समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो ये जो पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान है ये चालू खाते का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां पर वस्तुओं का निर्यात जो है ना उसके आयात से कम हो, यानी आयात से कम निर्यात होगा तो क्या होगा? व्यापार घाटा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी का उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देखते हैं 24 का। इसका करेक्ट आंसर होगा आरबीआई। ठीक है, ये आरबीआई तय करता है। ठीक है, तो याद रखना है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना है, उसको सही करके आना। ठीक है, जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को हुआ था। ठीक है, 1949 में स्थापना हुआ था 1935 में, और इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारत का अगर केंद्रीय बैंक पूछे तो कौन है? आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई करता है। ठीक है, और जो 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का होता है। अब बाकी सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर का होता है। ठीक है, आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? तो आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? तो सन्मुख सेठी था ना। और भारत का वर्तमान अगर गवर्नर पूछे करंट अफेयर में याद रखना है तो वो था आपकी ये है शक्तिकांत दास है ना। ठीक है, याद रखना है करंट अफेयर में वर्तमान अभी गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। ठीक है, अच्छा ये जो आपको बताएं से आरबीआई का पहला गवर्नर वो था सीडी देशमुख। ठीक है, ध्यान रखना है कौन था? सीडी देशमुख था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो ये रखता है कौन? वाणिज्यिक बैंक है। इसका करेक्ट आंसर है वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट है भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन था। ठीक है, इन्हीं के समय में पहली बार जो है आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। ठीक है, और आपको करंट अफेयर में याद रखना है कि भारत का भी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है राजीव कुमार है। ठीक है, अच्छा चुनाव जो आयोग है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 324 में। ठीक है, याद रखना है। और राज्य निर्वाचन आयोग पूछे तो वो है अनुच्छेद 243 के में है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट है अच्छा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछ लिया जाए तो 25 जनवरी को टिक करना है। कैसे? तो देखिए जो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, और इसी 25 जनवरी से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आधार दर कहा जाता है। ठीक है, इससे कम में ब्याज आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो नाबार्ड बैंक जो है किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो ये निर्यात आयात बैंक को पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। ठीक है, अब नाबार्ड से याद रखना है, आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या बताना है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुआ था ना, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखना है। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या ये उत्पन्न होती है जब
आयात निर्यात से अधिक हो जाता है। जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तो क्या होता है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। इसमें क्या पूछा है कि जनरल का सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे तो कितने सैनिक बचे थे। यानी कि देखिए संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है तो वर्ग यानी कि इसका वर्ग बनाना चाहता है तो इसका वर्गमूल निकालते हैं, जो बच जाएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका होगा क्या, तो देखिए कितने सैनिक बचे ये पूछा जा रहा है तो इसका वर्गमूल निकालिए तो आसानी से बन जाएगा। इसको लिखिए 36,562 है ना। कॉपी और पेन रखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो राइट साइड से आते हैं, जोड़ा लगाते जाइए, 2 इधर 2 इधर, फिर बच गया 1। अब 1 से लगाइए, 3 बचा इधर, 3 को कितना से लगेगा, 1 से लगेगा। 1 कहीं 1, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, 1 कहीं 1, यहाँ पर शेष कितना बचेगा 2। अब फिर 2 को उतारते हैं ना, इस पर लगा है जो ये 2 उतारेंगे यानी 65। ठीक है, और नीचे कितना आ गया 2, तो 2 अब ये 2 पर अब कितना से लगाएंगे, 265 है तो ये 9 से लगेगा। ठीक है, 9 से लगाइएगा तो 9 9 81 और 9 दूनी 18 8 26। ठीक है, यानी कि शेष बच जाएगा फिर यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 4। अब उतारना है क्या 62, फिर 62 में लगाना है कितना से, तो 29 और 9 कितना हो जाएगा इधर नीचे 38। तो 38 है तो 38 इसमें लगाएं क्या, अब एक बार में ही लगेगा ना, 38 ऐसे लगाते हैं तो आप लोग वर्गमूल जाते हो निकालना, तो इसमें एक बार में लगेगा ये, तो 381 यहाँ लिखाएगा। तो 1 और 10 6 16 में से 8 गया 8, यानी शेष कितना बचा 81। तो 81 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 81 नहीं रहता तो ये पूर्णतः वर्ग रहता है ये। ठीक है, यानी 81 ज़्यादा आ रहा है, इतना सैनिक बच जाएगा वर्ग बनाने के बाद, यानी आंसर क्या गया ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 31। 31 में क्या है कि यदि अनुक्रम a और फिर a माइनस बी फिर a माइनस 2b फिर a माइनस 3b डॉट 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 10वां पद इतना का 10वां पद 20 है और 20वां पद 10 है, तो श्रृंखला का 100वां पद क्या होगा। तो देखिए समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में अब इसमें क्या होता है, nवां पद क्या होता है, जैसे 10वां पद दिया हुआ है और 20वां पद दिया हुआ है तो ये दोनों को लिखेंगे तो हिसाब क्या धीरे धीरे आसान होता जाएगा। तो nवां पद सूत्र क्या होता है, nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, nवां पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें पहले क्या निकालते हैं कि जो डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि डी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और a का जरूरत पड़ेगा, a तो है ही यहाँ। ठीक है, a भी निकाल देंगे बाद में। ठीक है, तो पहले इसमें देखते हैं कि डिफरेंस है क्या। तो डिफरेंस क्या होता है, जो दूसरा पद होता है पहले पद में घटाते हैं वो डिफरेंस होता है। जैसे कि a दूसरा क्या है a माइनस बी है, अब माइनस करेंगे पहला पद माइनस करेंगे a, तो यानी a और a कट गया तो डिफरेंस बराबर क्या आया माइनस b। तो डिफरेंस देखिए आप लिखते जाइएगा तो भी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो d बराबर क्या हुआ, डिफरेंस हो गया माइनस b हो गया। ठीक, ये नोट कर लीजिए d बराबर माइनस b हुआ, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि डिफरेंस माइनस b है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए अब क्या लिखा है, जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। 10वां पद दिया हुआ है यानी कि nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n है कितना 10 में से माइनस 1 करेंगे तो 9 इंटू डी, यानी कि 9d बराबर कितना दिया हुआ है 20। फिर उसी तरह है 20वां पद, तो 20वां पद ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी कि 19d बराबर 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2 समीकरण आ गया, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको माइनस करते हैं, माइनस घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा a से a चला जाएगा और 9 में से 19 घटेगा तो माइनस 10d बराबर 20 में से 10 गया तो 10। ठीक है, अब इधर भी 10 इधर भी 10 से कट जाएगा तो d बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, d बराबर माइनस 1 आ गया। ठीक है, d बराबर आपका आ गया माइनस 1। अब डिफरेंस क्या है, d बराबर क्या आया माइनस 1, ये ध्यान रखना है। और d बराबर जैसे ही माइनस 1 आया, ठीक है, तो वो जो समीकरण एक है, समीकरण जैसे कि ये वाला जो nवां पद है a प्लस 9d बराबर 20 है ना, तो इसमें d का मान बैठाइए। d का मान कितना माइनस 1 है
तो ये -1 यानी कि ये -9 हो जाएगा। तो ए का मान इधर 9 इधर कर दीजिएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 9 इधर जुड़ जाएगा, बीच में 29 आ जाएगा। यानी कि पहला पद निकल गया आपका, ए निकल गया 29, ठीक है। ए का मान आ गया 29, ठीक है। ए का मान आ गया 29। अब क्या करेंगे, अब जो पूछा है उसका बनाएंगे, ठीक है। ए का मान 29 आ गया और डी का मान -1 आ गया, ठीक है। तो अब हिसाब बनने लगेगा, ठीक है। देखिए अब पूछा क्या है, एक्सवां पद, यानी कि इस श्रृंखला का एक्सवां पद। एक्सवां पद क्या होता है, जैसे एनवां पद है तो क्या लिखते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना देगा अपना 29, ए हो गया ए प्लस n माइनस 1, तो n कितना है x है ना। तो x माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है -1, ठीक है। यही तो पूछा है। अब इसको कैलकुलेट करिए, 29 प्लस ये माइनस को अगर गुना करेंगे इधर तो ये x जो है माइनस में आ जाएगा, और वो जो -1 है ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 29 एक 30 और माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया वीडियो दोबारा देख लीजिएगा पीछे करके, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, और कॉपी पेन साथ में रखिएगा, ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो अब क्या है, इतना द्विघात समीकरण के मूल है। तो द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे गुना करते हैं, 6 दूनी 12। अब 12 को ऐसे लिखना है यहाँ पर कि जिसको जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए, है ना, -x। अब गुना करने के बाद 12 है, तो 12 को कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर -4x प्लस 3x। इसको करेंगे, देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे -x आएगा, और गुना करेंगे तो -12x² आ जाएगा। जो ये हो रहा है ना, 6 दूनी 12x², ठीक है। तो इसमें इसको करिए, आगे बढ़ाइए, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, 6x² माइनस लिखेंगे 4x प्लस 3x माइनस 2, ये सब जानते होंगे आप, बन जाएगा आसानी से, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब बराबर में 0 है, इसमें यहाँ और यहाँ है, इसमें 2x कॉमन आएगा, ठीक है। 2x कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, 3x माइनस 2, और इसमें क्या होगा, -1 कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन आएगा, -1 नहीं +1 ही कॉमन लीजिए ना, +1 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, क्योंकि ये सेम आना चाहिए इधर ब्रैकेट में, 3x माइनस 2, तो आसान होगा। तो 3x माइनस 2 यहाँ आया, 3x माइनस 2 आया है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 3x माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बच गया, 2x प्लस 1, यानी 2x प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब बराबर क्या, 0 बराबर है, यानी कि इतना बराबर भी 0 है और इतना बराबर भी 0 है। तो यानी इतना बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा, इतना बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 2/3, है ना। x बराबर इतना बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इधर चला जाएगा, और x का मान निकालना है तो 2/3 हो जाएगा। तो एक वो x का मान आ गया 2/3, और फिर इतना बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा, -1, इधर प्लस में है तो -1, और ये बटा 2, यानी कि -½ आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में आएगा, 2/3 और -½ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की गति से बहती है, यानी कि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में एवं लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो यह कितनी दूरी है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस को मान लेते हैं x, ठीक है, टोटल x डिस्टेंस है। अब क्या बोला है कि समय कितना लगता है, 75 मिनट। तो समय बराबर क्या था, दूरी बटा चाल। तो दूरी मान लिए x, और चाल क्या, जाने में लगेगा क्या, जाने में धारा के दिशा में अगर जाएंगे तो दोनों जुड़ जाता है, 5 1 6, चाल क्या हो जाएगा 6, है ना। तो ये समय हो गया दूरी बटे चाल, और समय फिर इसको जोड़ेंगे, फिर वो डिस्टेंस आएगा वापस आएगा, तो वापस आए में क्या होगा, घटेगा, 5 में से 1 चल गया तो 4 है, ठीक है। ये टोटल समय हो गया, टोटल समय कितना देगा, 75 मिनट में दिया हुआ है, और ये सब क्या किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मिनट में बदल देंगे, यानी 60 से भागा दे देंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, x का मान निकल जाएगा, आंसर आ गया। तो देखिए 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 हो गया, तो 6 दूनी 12 2x, अब प्लस 4 3 12 यानी कि 3x, और इसको काटिए, 15 5 75 और नीचे 15 चौके 60, और देखिए 3 2 x और 3x 5x है, तो 5 से ये 5 गया, तो इधर कितना बचा x खाली, और ये 4 से काटिए, 4 3 12, यानी
3 है तो 3 इधर आ गया, यानी x का मान कितना आ गया 3, यानी कि 3 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इसमें क्या, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, थोड़ा सा ये टाइम टेकन वाला जैसा प्रश्न है, ठीक है, तो इसको भी आसानी से मतलब ऐसे बनाते जाइए तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बन जाएगा। जैसे एक कार, ये वाला क्या है, थोड़ा सा है टाइम लेने वाला, तो फिर भी आसान से बना लेंगे, खाली समझ होना चाहिए। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। तो इस दूरी के दौरान इसकी औसत गति क्या है, तो औसत चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। औसत चाल पूछा तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल समय, तो टोटल समय इसको कितना लग रहा है पहले ये निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस हमको मालूम है, कितना मालूम, 7 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरियां, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमको मालूम है 7 चौक 28 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। अब टोटल समय निकालते हैं, तो समय कैसे निकालेंगे टोटल, तो समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल। तो पहला क्या हुआ कि 7 किलोमीटर पहला जो है वो चला 10 किलोमीटर प्रति घंटा करके, है ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो उसी तरह फिर यहाँ करेंगे 10 दूरी बटे चाल, फिर चला था आपको 20, ये उल्टा हो गया ना, 7 किलोमीटर दूरी बटे चाल, फिर 7 किलोमीटर चला, कौन चाल क्या था 20, ठीक है, फिर 7 किलोमीटर चला, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, चालावरी फिर क्या है 30 किलोमीटर, फिर 7 किलोमीटर चला तो 7 किलोमीटर समय बटा 7 किलोमीटर दूरी बटा चाल, फिर चाल लास्ट में क्या है चौथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया समय। देखिए समय टोटल समय हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो इसको टोटल समय निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम निकालिए, इसको कैलकुलेट करिए, ये समय हो गया टोटल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 आएगा एलसीएम, 10 छक 60 यानी कि 7 छक 42 प्लस 20 तिया 60 यानी 7 तिया 21, फिर प्लस 30 दूनी 60 यानी 7 दूनी 14, फिर 60 है कहीं 60 यानी 7 कहीं 7 प्लस में, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 7 और 14 21, 21 21 42, अब 42 42 84, है ना, तो 42 दूनी 84 यानी कि 84 अब बट्टा 60 आ गया है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, 12 से 12 84, अब 12 5 60 यानी 7/5 आया, ठीक है, 7/5 इसका समय आया टोटल। और टोटल जो दूरी डिस्टेंस है कितना 28 है, तो इसकी औसत गति क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल समय, तो समय कितना आया था 7/4 यानी कि 4/7 इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28 यानी कि 4 चौक 16, 7/5 आया था ना, 7 बटे कितना आया था 7/5 आया था, तो 7/5 करेंगे तो 28, 5/7, तो 7 से ये कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 पंचे 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत गति हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण में बनने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए टोटल क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त, ठीक है, इसमें 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें पूछा कि सिर्फ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान निकालना, इतना का मान निकालना है इतना जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा 60 बटे कितना भाग हो जाएगा ये 60/360, है ना, इतना भाग का बोल रहा है ना, क्योंकि टोटल 360 है, तो सिर्फ इतना भाग का बोल रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसको पूरा क्षेत्रफल निकाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू क्या करेंगे θ/360, आंसर आ जाएगा। ये 7 से 7 चला गया और 6 से ये जाएगा 6 में, मतलब 60 से कटेंगे 6 6 36, ये आ गया। अब फिर यहाँ 22 से यहाँ 6, ये 2 बार में कटेगा, 2 3 6, और यहाँ 2 से कटेंगे 11, यानी ऊपर क्या गया 11 7 77 और नीचे 3, 77/3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि ए का 80%, बी का 50% और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना, देखिए इसको जैसे देखते हैं तो उसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके ही लिखिए। कैसे, देखिए इतना बराबर इतना दिया हुआ ना, इसको परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 8a ये दिया हुआ आपका 8a बराबर 5b दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोला क्या, b बराबर a का x% है, तो b बराबर, तो b का मान है ना a के रूप में यहाँ निकाल लीजिए। यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा 8a/5, तो b बराबर, b की जगह क्या लिख देंगे 8a/5
बराबर में क्या दिया हुआ है, ए का x प्रतिशत, ए का x प्रतिशत लिख दीजिए। अब ए से ए चला जाएगा, आप प्रतिशत से क्या करेंगे, प्रतिशत यानी बट्टा 100, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 20 से कटेगा, 20 पंजे 100। अब यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, 20 इधर गुना हो जाएगा 8 में, यानी 2 8 16, 160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र का 5 गुना था, तो पिता का वर्तमान उम्र कितना है। देखिए पिता का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, पिता का उम्र जो है पुत्र के उम्र का 4 गुना है, तो है यानी कि ये भी वर्तमान का है, तो पुत्र का उम्र का 4 गुना है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 4 गुना है, यानी कि 4 से कटने वाला कौन है, वही आंसर होगा इसका। 4 से कटने वाला अगर ऑप्शन में एक ही है तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो ये अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो ये इस तरह से दिमाग लगा के आप निकल सकते हैं और समय आपका बचेगा और आंसर सही होगा 100%, ठीक है। जैसे ही बोला कि 4 गुना है, तो 4 गुना निश्चित है कि 4 गुना वाला ही आंसर होगा, तो 4 से कटने वाला एकमात्र है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाता है, ठीक है। अब बनाना है तो बनाने में भी थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। इसको ऐसे करिए, 2 समीकरण के थ्रू बनेगा। पिता का उम्र जैसे फादर है, उसका उम्र क्या, पुत्र के यानी कि सन का उम्र का 4 गुना है, ठीक है। फिर 5 वर्ष पूर्व बोला, यानी कि f-5, 5 वर्ष पूर्व जो है वो क्या करेगा, पिता का उम्र का यानी कि पिता का पुत्र का उम्र का जो है, जो 5 वर्ष पूर्व पुत्र के उम्र का, यानी इसमें भी 5 माइनस करेंगे, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, का कितना गुना है यहाँ पर लिख देंगे। कितना गुना है, यहाँ लिखा है 5 गुना था। अब दोनों को कैलकुलेट करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि इतना का मूल होंगे, तो इतना का मूल है, ये द्विघाती समीकरण से बनाइए, उससे भी बनेगा, या तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन देख के आंसर बैठाइए, बाय ऑप्शन करिए, आंसर आ गया तो आसान हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ 2 है, तो 2 का मान अगर x में बैठाएं बराबर 0 आ गया, तो निश्चित है कि आंसर यही वाला आएगा, ठीक है। तो 2 का मान 2 दूनी 4 होता है, और यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 12 4 16 में 14 जाएगा, 0 नहीं आएगा तो ये नहीं होगा आंसर। फिर 3 यहाँ बैठाइए, 3 3 9, और ये 9 हो गया, और 7 21, अब प्लस 12, तो देखिए 12 9 21 में से 21 गया, 0 आ गया, यानी कि ये आंसर हो सकता है। 3 इसमें बैठाने के बाद आ रहा है, अब देखते हैं 4 बैठाने के बाद आ गया, तो आंसर निश्चित रूप से यही होगा। 4 चौक 16, और 7 चौक यहाँ 28, अब प्लस 12, देखिए 12 16 28, 28 में 28 के 0, यानी आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना, 4 दिया हुआ है, भुजा स्क्वायर इन 4 गुना 4, ये 4 4 से कट गया, 4√3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, तो एक मोबाइल फ़ोन चार्जर ये क्या होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर जो है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है, तो इस किसी ठोस वस्तु का गलनांक जो होता है वो संकेत होता है किसका, आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का, है ना। किसी वस्तु का गलनांक जो होता है किसका संकेत होता है, किसी ठोस वस्तु का, तो उसके जो अंतर आणविक बलों का ताकत का इसका अंतर होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। जैसे वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, बैरोमीटर से मापा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो टोरी सेली ने किया था, टोरी सीले ने किया था, याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ठीक है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है, नहीं बने, तो देखिएगा कुछ कैलकुलेट करके, अगर कुछ कैलकुलेट करके आ जाता है तो उस तरह से भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसे बनाते हैं आपको, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है आपको एम्पियर, 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो उसका प्रतिरोध बताएं, ठीक है। तो प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर लिखेंगे, P, यानी कि ये पावर ये है शक्ति में, ये है ना, P क्या है, वोल्ट में शक्ति है, ये पावर P,
बट्टा आई स्क्वायर होता है ना। एम्पियर यहाँ दिया हुआ है, एम्पियर वाला सूत्र लगाएंगे, आर बराबर पी बटे आई स्क्वायर। तो पी जो है शक्ति, शक्ति पावर है, तो ये पी पहले निकालेंगे। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। तो कार्य कितना है, वो 200 जूल है। तो इसको पहले पी निकाल लेते हैं 200, अब बटे समय कितना 2 सेकेंड है ना। कार्य करने की दर यानी कि पी बराबर क्या होगा, डब्लू बाई टी, टी का मान यह 2, तो यहाँ 100 आ गया, यानी कि यहाँ पी की जगह पर क्या रखेंगे 100, ठीक है। और यहाँ 2 एम्पियर है, यानी कि आई का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4, 4 से इसको काटिए 25 ओम, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो घर का जो बिजली, पंखे, ये सब बल्ब होता है किस क्रम में जुड़ा होता है, तो ये जुड़ा होता है समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। देखिए समांतर क्रम में अगर देखिए 2 क्वेश्चन और आता है, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में पूछ देगा कि 3 ओम, 4 ओम, या तो 3 ओम का 4 प्रतिरोध है, तो कुल कितना होगा। तो ये सूत्रवा याद रखना है आपको कि देखिए श्रेणी क्रम में जो होता है कुल प्रतिरोध जो होगा R1 + R2 + R3, ये श्रेणी क्रम में हो जाता है, ठीक है। और समांतर क्रम में क्या होगा, वो होता है 1/R1, ठीक है, +1/R2 +1/R3, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, कभी कन्फ्यूजन ना हो। तो कैसे समझना है, देखिए ये जो समांतर क्रम में होता है, समांतर का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे एक लाइन है और एक लाइन नीचे है, तो ये समांतर हो गया, दोनों समांतर है, तो ये समांतर क्रम कहलाता है। तो समांतर में क्या होता है, ऊपर और नीचे, ठीक है। श्रेणी क्रम क्या होता है, सीधा, ये सीधे जाता है, ठीक है। तो समांतर में ऊपर नीचे, तो इसका फॉर्मूला भी होगा ऊपर नीचे वाला, है ना, 1/R1 +1/R2, है ना, ये ऊपर नीचे वाला होगा, ठीक है। तो समांतर क्रम में ये वाला होगा, श्रेणी क्रम में ये वाला होगा, सीधा वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे आपको ध्यान भी रहेगा। नेक्स्ट है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है, जैसे यहाँ से शुरू किया, ठीक है, एक चक्कर ये लगाया और फिर एक चक्कर ये लगाया, तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन मतलब क्या होता है, कुछ समय में तय की गई दूरी है ना, विस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो दूरी जो होता है वो विस्थापन कहलाता है। लेकिन ये क्या, एक चक्कर लगाया यहाँ आया, फिर एक चक्कर लगाया फिर यहीं आ गया, तो जीरो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस कुछ भी, ये जो है अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु का जो होता है डिस्टेंस, वो होता है विस्थापन। तो प्रारंभिक बिंदु यही है और अंतिम बिंदु इसका फिर यहीं आ गया, तो विस्थापन क्या होगा, 0 होता है हमेशा, ठीक है। तो ये जो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का जो डिस्टेंस होता है वो विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहीं आ गया, यानी कि विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ है 0, ऑप्शन नंबर 1 में 0 है, ठीक है। अगर इस टाइप के हिसाब आपको समझ में नहीं आए, अगर भूले हों, अगर नहीं याद आए, तो आंसर अगर ये ऑप्शन में 0 है तो आंसर 0 टिक करके चले जाना है, ठीक है। क्योंकि नहीं मारने से अच्छा है मार दो, 0 मार दो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो इसलिए 0, अगर कोई हिसाब आपको आए उसमें आपको समझ नहीं आया, ठीक है, उसका 0 टिक कर देना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन जीके जीएस में है, अगर उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है और वो आपको निश्चित रूप से नहीं आ रहा है तो ठीक है, लेकिन तुक्का लगाना है, तो इनमें सभी अगर ऑप्शन में है तो इनमें सभी आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो लगभग सही ही होता है। नेक्स्ट है कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है, तो धरती से टकराने में लगने वाला समय क्या होगा। तो धरती से टकराने में लगने वाला समय क्या होगा, तो देखिए किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत मुक्त पतन में लगने वाला जो समय होता है, टी बराबर होता है √2h/g, ठीक है। तो इससे ये फॉर्मूला से बनेगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1.8 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय समाज के सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इंग्लिश में देता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे थे। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना किया था भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब, 1930 में किया था, ठीक है। और 1932 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और
भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, अगर पूछ ले जाए पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में हुआ। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, इनसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताते हैं, जो पूछेगा तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री या तो कानून मंत्री कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। जाति प्रथा का विनाश यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ना, जाति प्रथा का विनाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। मूक नायक के संपादक कौन था, तो मूक नायक पत्रिका का संपादक भी भीमराव अंबेडकर था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो जो अंबेडकर जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समानता दिवस भी 14 अप्रैल को इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू में हुआ था। महू यानी कि मध्य प्रदेश में है, महू में हुआ था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इनसे याद रखना है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया था, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया था, ये याद रखना है ना। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, तो ये नारा दिया गया था जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, अगर नारा में ही पूछा जाए, फिर आपसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसका नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, याद रखना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस से अगर पूछा जाए आपसे कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है, 23 जनवरी 1897 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, अच्छा 23 जनवरी से ही एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है, अच्छा सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बना था, तो ये 2 बार बने थे, एक बार 1938 में और एक बार 1939 में। 1938 का है वो हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है, त्रिपुरी अधिवेशन। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, वो किसे हराकर बने थे, तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के करीबी थे। ठीक है, और तो ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन आएगा कि 1900 मतलब कि ऐसे आता है क्वेश्चन कि जो सुभाष चंद्र बोस जी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देकर किसकी स्थापना किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा देकर के ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 776 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, याद रखना है 776 ईसा पूर्व में। लेकिन ये तो पूछ लिया गया, अब आपसे पूछा जाएगा कि तो याद रखना है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ, तो 1896 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक, और ओलंपिक अभी खेल भी हो रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका चैप्टर बनेगा। ओलंपिक से कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है निश्चित रूप से। ठीक है, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ, 1896 में हुआ था। कहाँ, यूनान से हुआ था। ठीक है, और याद रखना है आपको ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ था, तो ओलंपिक 2020 जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और ओलंपिक 2024 अभी कहाँ हो रहा है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था ये आपको WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ, बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बताते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में आए तो छोड़ना नहीं है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में हुआ था।
कब किसने स्थापना किया था इसका? तो A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना 1885 में हुआ था, उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन, है ना। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88 था। तो 1885 में इसकी स्थापना हुआ था। और कहाँ हुआ था? बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, ठीक है। याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष हो गया WC बनर्जी। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगर पूछे पहला अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले। अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बिसेंट। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो वह है सरोजिनी नायडू है, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बिसेंट हो जाए, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला गांव में जो अधिवेशन हुआ था वो कौन सा था? तो वो था फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। याद रखना, फैजपुर अधिवेशन। और एकमात्र अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है। तो याद रखना है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। कब? 1912 में हुआ था, ठीक है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बिहार में जो दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था गया में 1922 में हुआ था, ठीक है। तो 22 वाले का अध्यक्षता कौन था? चित्तरंजन दास था। 22 दास जो 1922 में गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? वो था चित्तरंजन दास था। अब बिहार में जो पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में पटना के बांकीपुर में, उसका अध्यक्ष था RN माधुलकर था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन था? यहाँ ऑप्शन में क्या? उदयन है, ठीक है। आप कभी पढ़े होंगे। अजातशत्रु भी, ठीक है। अजातशत्रु ऑप्शन में है नहीं तो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं। अजातशत्रु रहता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। देखिए पहले पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने किया था, उदयन ने उसकी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र का, ठीक है। क्योंकि जो उदयन का पिता था अजातशत्रु का पिता था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। और ये सभी जो है, जैसे कि बिंबिसार की हत्या कर दिया था इसका पुत्र अजातशत्रु, और अजातशत्रु की हत्या कर दिया था इसका पुत्र उदयन, ठीक है। तो सभी अपने पिता को मारते गया। इसीलिए पूछा जाता है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो ये शीलभद्र थे, ठीक है। याद रखना है, शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान शीलभद्र थे। अब यहाँ से आप अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो याद रखना है आपको, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये दोनों को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। याद ऐसे रिलेट करके रखिए कि बख्तियारपुर जो जंक्शन है ये बख्तियार खिलजी पर ही के नाम पर ही रखा गया है। और यही बख्तियार खिलजी है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कब आया था ह्वेनसांग भारत? 630 ईस्वी में आया था। किसके समय आया था ह्वेनसांग? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था, ठीक है। और बौद्ध जो अध्ययन है नालंदा विश्वविद्यालय में होता था। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर क्या पूछा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द। वन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो नींद में चलता है तो उसे क्या कहते हैं? सोमनेम्बुलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्या पूछा है कि अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स, यानी साइनो पूछा जा रहा है। तो कोइंसिडेंस मतलब क्या था? संजोग, है ना। संजोग इसका करेक्ट आंसर होगा चांस। नेक्स्ट है इसमें पूछा है क्या? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइटम, यानी आइटम फ्रेज पूछा है। हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, इसका करेक्ट आंसर है बीइंग फॉन्ड ऑफ, है ना, बीइंग फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट है इसमें क्या पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि राइप मैंगोस यानी पके हुए आम हैव स्टार्टेड टू फॉल ऑफ, यानी पके हुए आम क्या गिरना शुरू हो जाता है, तो शुरू हो चुका है।
तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल ऑफ, ये वाला होगा। आम जो है जो गिरता है वो फॉल ऑफ होता है। नेक्स्ट है एंटो पूछा जा रहा है इसमें, डिसीव, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। तो डिसीव यानी धोखा, इसका एंटो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सपोर्ट यानी समर्थन करना, सपोर्ट करना। नेक्स्ट है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, यानी कि खाली स्थान पर भरना है। स्वाति इज जेंटल, स्वाति नेक है। हर सिस्टर मस्ट हैव डन, उसकी बहन को भी ऐसा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा जा रहा है। ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, यानी कि एक व्यक्ति जो कि स्वेच्छापूर्वक, है ना, किसी चीज़ कोई किसी को मदद करता है बिना कुछ लिए, है ना, बदले में कुछ लिए, तो वो उसे क्या कहते हैं, वॉलंटियर, है ना। वॉलंटियर यानी कि जो स्वेच्छापूर्वक काम करता है। नेक्स्ट है कि इसमें खाली जगह भरना है कि ऑन अकाउंट ऑफ ओवर वर्क, यानी कि उसके ज़्यादा काम करने के आधार पर ही इज रन डाउन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रन डाउन, उसे आराम करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा उसको। इनमें से कौन अलवार महिला संत है, तो इसका करेक्ट आंसर है अलवार महिला संत जो है वो अंडाल है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि कुल कितने अलवार संत था, तो 12 अलवार संत था, ठीक है। 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला संत जी अलवार संत थी, वो अंडाल थी, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है वाक्य के शुद्ध भाग यानी कि अशुद्ध भाग पूछा रहा है कि त्रुटिपूर्ण, यानी एरर जो आता है, जब ग्रामर में इंग्लिश में एरर आता था वही वाला एरर है इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, तो ये गलत है, दुख और क्षोभ हुए एक साथ नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में, ये 3 सी में इसमें एरर है। नेक्स्ट है कि जो सब कुछ जानता हो, काफ़ी आसान है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, वो सर्वज्ञ कहा जाता है ना, सर्वज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए, तो ये भी क्या है, ईजी है, आप बचपन में पढ़े होंगे कि एक कौवा को प्यास लगी, ठीक है, फिर बगीचे में उसने एक घड़ा देखा और घड़े में पानी बहुत नीचे था और कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले 2 होगा, एक कौवा को पहले प्यास लगा, ठीक है, जैसे प्यास लगा फिर बगीचे में उसे एक घड़ा दिखा, फिर घड़ा में क्या था, घड़े में पानी बहुत नीचे था, तभी वो कंकड़ डालने लगा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1 किस में, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर 1 में ही है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो समानार्थी शब्द का चयन करना है। नियति का समानार्थी कौन होगा, तो नियति का होगा भाग्य, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है 67 में एक रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो देवानंद का नाम के प्रति लगन और निष्ठा, तो देवानंद का काम के प्रति, तो कोई भी व्यक्ति उसका काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या होगा, शोभनीय होगा, साहित्य होगा, हास्यास्पद होगा, अनुकरणीय होगा। तो इसमें ज़्यादा सुटेबल कौन है, अनुकरणीय होगा, ठीक है। साहित्य और हास्यास्पद तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये अनुकरणीय होगा, इतना अच्छा काम उसका क्या है, अनुकरणीय है उसका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है कि असंगत यानी कि बेमेल शब्द को चयन कीजिए, तो इसमें क्या है, पाँव, नेत्र, हस्त और नख। तो इसमें पाँव, नेत्र और हस्त ये क्या है, शरीर को ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका शरीर का जो काम करने वाला, नख क्या है, ये बेकार है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करें, तो इसका क्या होगा, पहला क्या है, इसमें पहला क्या है कि सह शिक्षा बालिक कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है, ठीक है, तो ये पूछा गया त्रुटिपूर्ण भाग का पहचान करें, तो यहाँ पर ये वाला सही है, ठीक है। फिर तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा, ये भी सही है। फिर है कि और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, ये इसमें एरर सी में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो ये नामदेव का जो है ये भक्तिपरक गीतों का संकलन जो है अभंग नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो
तो प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 78% है। ऑक्सीजन कितना है? तो 21% है। देखिए एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो उसमें नाइट्रोजन है 78.08%, ऑक्सीजन है 20.95%। आर्गन कितना है? तो आर्गन है 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। याद रखना है, ऑप्शन में आपको 0.3% भी रहेगा, लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, 0.03% होगा और कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन यही दोनों का ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है वायुमंडल में? 0.03% है, ठीक है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है। कौन कौन सा? देखिए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर पूछे कि पृथ्वी के भू प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है, यानी कि पृथ्वी के भू प्रकृति और मानव शरीर ये दोनों में पाया जाता है ज़्यादा ऑक्सीजन। फिर एक आएगा कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड पूछे, सूर्य पूछे, तारा पूछे, ये सब में ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, इसमें बानर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो प्रतिरक्षी गठन ये होता है किसमें? तो ये रक्त प्लाज्मा कोशिका में होता है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है। बाकी जो 45% है उसमें आता है आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। देखिए कुछ भी पूछे, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? सब में आंसर कर देना है, अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो डेंगू है, मच्छर काटने से होता है, जो कि एडीज मच्छर काटने से डेंगू होता है। मलेरिया ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नींद की बीमारी ये मच्छर काटने से नहीं होता है, बाकी फाइलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर के काटने से, ये नींद की बीमारी ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 75 में कि पसीने की ग्रंथियां देश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। तो कहाँ पर होती है? ये हाथों की हथेली में सबसे ज़्यादा पसीने की ग्रंथियां होती है ना। आप देखते होंगे हाथों की हथेली में पहले पसीना आ जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो कोशिका के तीक्ष्णता को बनाए रखता है ये वैक्यूओल्स, ठीक है, वैक्यूओल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। अब इसी तरह एक नाम है रॉबर्ट ब्राउन है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों को ध्यान रखना साथ में। कोशिका की खोज और रॉबर्ट हुक ने किया था, और कोशिका के केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। कोशिका के केंद्रक ब्राउन है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है, याद रखना है। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। और कोशिका के बारे में और क्या याद रख सकते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। नेक्स्ट है जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पेरेन्काइमा कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो सही कथन इसमें बताना है कौन सा है? तो पहला क्या है? सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि कोशिका क्या पादप में होता है लेकिन जंतु में नहीं होता है कोशिका भित्ति, ठीक है। और गोल्जी तंत्र जो है केवल जंतु में होता है, जंतु में पाया जाता है, ये गलत है। और क्लोरोप्लास्ट जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं, ये वाला सही है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। ये सब क्या है? ये सब पादप में पाया जाएगा, जंतु में नहीं पाया जाता है, तो ये वाला सही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था क्या कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कण या तो अणु की संरचना पिंजड़े जैसी होती है? तो इसमें हीरा का भी होता है संरचना पिंजड़े जैसा, ग्रेफाइट का भी और फुलरेन का भी होता है। तो
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 2 3 किस में है? इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें क्या है कि जो पिंजरे जैसी होगा उसमें सिर्फ फुलरीन का होता है ना। इसका करेक्ट आंसर 3 है, यानी कि 3 यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है? 4 में। केवल 3 में जो होता है फुलरीन का, ये पिंजरे जैसा होता है, ठीक है, केवल फुलरीन का, याद रखना है, केवल फुलरीन का। अच्छा, हीरा और ग्रेफाइट और ये सब किसका अथी है? अपरूप है। तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब कार्बन का अपरूप है, ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? तो उसकी इकाई क्या है? मीटर है, ठीक है। भीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? मीटर है। दूरी का एसआई मात्रक पूछे तो मीटर है। एक क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष है ना, तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का ही मात्रक होता है, ठीक है, दूरी मापने का है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है नमक का घोल, जो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट है 82 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका सही है पहला क्या, मतलब ये कथन दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस को का जमना होता है। तो ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है? जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, ठीक है, ये याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछे तो क्या बताना है? CaSO4 हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो इसमें परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है और भारी पानी का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का आपको मालूम है कि ये दोनों का निश्चित रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर पैराफिन के बारे में मालूम नहीं भी है तो आंसर क्या जाएगा? इनमें से सभी ही जाएगा, क्योंकि ये 1 और 3 तो दिया हुआ है नहीं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये भी हो सकता है, ठीक है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि मंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट भी, भारी पानी भी और पैराफिन भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? ठीक है, तो इसमें ऑक्सीकरण एजेंट पूछा क्या है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीकरण एजेंट है ये वाला NHASO2AQ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? तो उपधातु इसमें से कौन सा है? तो देखिए, सोडियम धातु है, लोहा धातु है, तांबा धातु है, ये आर्सेनिक जो है ये उपधातु है। नेक्स्ट है कि नोवेल्टी का हुआ है ओल्डनेस, यानी कि नया का हुआ है पुराना, फिर यहाँ न्यूनेस है तो ये भी नया जैसा है, तो इसका पुराना हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, एंटीक्यूटी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है कि विक्रम बिंदु R से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है। देखिए, इस टाइप का जब भी रीजनिंग वाला क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है? पहले सामने मान लेना है क्या? उत्तर। हमेशा जब भी बनाते हैं इसको डायरेक्शन वाला तो ये होता है नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ऐसे कर दीजिए, ये नॉर्थ, इसको मानिए, ये जैसे नॉर्थ हुआ तो ये क्या होगा? साउथ हो जाएगा, ठीक है। और ये दाहिने साइड जो होता है ये राइट साइड, इसको पूरब मानिए और ये पश्चिम, ठीक है। इससे बनाइए, सभी हिसाब जो भी इस टाइप का आएगा सब आसानी से बनेगा। अब इसको करना कैसे, ध्यान कैसे रखना है? इसको रखना है NESW, ठीक है, NESW, ये राइट साइड में ये चलेगा क्लॉकवाइज, यानी NESW ऐसे आपको बैठा देना है। NESW जैसे देखिए न्यूज होता है ना, NEWS, ये न्यूज हुआ, तो इसमें न्यूज ना लिख कर क्या करेंगे? NESW, यानी कि ये वाला एस कर देंगे, उसके बाद W, NESW, ठीक है। तो ऐसे बैठाइएगा, आसानी से बनेगा। अब सामने क्या है? उत्तर मानना है, ठीक है, हमेशा अपने सामने उत्तर मानना है, तो हिसाब आसानी से बनेगा। अगर पूछे इसमें वजह से बताएगा कि वो दाहिने चला, तो दाहिने चलेगा तो कैसे चलेगा? दाहिने जो क्लॉकवाइज, जो ऐसे घड़ी की दिशा में घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज। अब बाएं बोला घूमा तो इधर घुमाएंगे उल्टा, ठीक है, ये उल्टा। बस इतना जानिए, डायरेक्शन का सब हिसाब बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला कि विक्रम ने बिंदु R से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम चला। तो पश्चिम हमको मालूम है, पश्चिम किधर कर देंगे? ये बिंदु मान लिए, यहाँ R बिंदु है और ये पश्चिम चलना, तो इधर चला दिए पश्चिम, ठीक है, क्योंकि मालूम है इधर हमको, इधर वो नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर पूरब
इधर पश्चिम हो गया, तो पश्चिम चला इधर 7 किलोमीटर। फिर क्या बोला कि फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, बाएं यानी कि इधर ऐसे है ना, एंटी क्लॉक, बाएं करेगा तो ऐसे एंटी क्लॉक, दाएं का आता तो ये ऊपर जाता है ना क्लॉकवाइज, तो बाएं चल के 2 किलोमीटर चला, ठीक है। अब फिर बोलता है फिर बाएं मुड़ा, फिर इधर ही चलाएंगे, बाएं जैसे बोलेगा फिर इधर ही एंटी क्लॉक में, ये 4 किलोमीटर चला और यहाँ तक है। देखिए टोटल ये 7 किलोमीटर है, तो यहाँ तक तो नहीं जाएगा, यहीं कहीं रहेगा बीच में, है ना, बीच से थोड़ा आगे, तो यहाँ पर है, ठीक है। अब पूछा कि आर कौन सा दिशा में है, वह आर से किस दिशा में है। विक्रम जो है यहाँ आर से जहाँ से पूछा वहाँ पर ऐसे कर दीजिए, पार दीजिए ये वाला, ठीक है, दिशा वाला। अब इसको NESW बैठा दिए। अब देखिए आर से किस दिशा में, ये पॉइंट बाय 0 है, यहाँ पॉइंट है ये, तो इससे किस दिशा में, ये वाला दिशा में, तो ये वाला कौन सा आ रहा है, साउथ और वेस्ट, है ना, दक्षिण और पश्चिम दिशा में आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पश्चिम दिशा में आएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आएगा 88 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आकृति में त्रिभुज कितना है, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा रहेगा, ठीक है, और इसको ऐसे कोना कोनी कर दिया, इसको कोना कोनी कर दिया, तो अगर ये पूरी कोना कोनी ऐसे रहे तो इसमें क्या कितना त्रिभुज पूछेगा, तो इसको गिनिए 1 2 3 4 है, तो यानी 4 2 8 त्रिभुज इसमें टोटल आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार ये सब में क्या हुआ, देखिए सब पूरा कोना कोनी इसमें किया हुआ है, देखिए ये कोना से यहाँ से सब किया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, कितना त्रिभुज होगा इसमें, तो इसमें गिनना है कि इसमें त्रिभुज होगा, देखिए इसको गिन दीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 दूनी 16, टोटल 16 त्रिभुज इसमें। फिर एक यहाँ 17 18 1 19, टोटल कितना हो गया 19 त्रिभुज है इसमें, ऐसे बना लेना आसानी से। नेक्स्ट है पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। उसी प्रकार कांग्रेस किसका है, तो अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना ये हुआ था 1992 में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो करेंट अफेयर में क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है, ठीक है, ये याद रखना है, रेखा शर्मा। नेक्स्ट है कि सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है, तो 66% है ना, वृद्धि की घोषणा किया है। नेक्स्ट है कि बजट 2023-24 में, है ना, ये सब करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं की नई बचत शुरू की गई, तो योजना का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये है महिला बचत, है ना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के प्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका नाम है रेडियो GPT, है ना, जो कि AI द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या दिया है, रेडियो GPT। अच्छा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी ने किया था, ठीक है, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। याद ऐसे रख लीजिए, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलिए पाइएगा, ठीक है। कैसे, जैसे आप लोग गांव में जो पुराना रेडियो बजाते थे, तो पुराना रेडियो रहता था तो कभी कभी नहीं बजता था, ठीक है, तो लगता था अरे कुछ में कैसे तार हिल गया तो क्या होगा, तो रेडियो में क्या उसको बजाते एक कोहनी से मारते थे ना, तो कोहनी से मारते थे, उसको बोलना क्या, मार कोहनी, तो एक कोहनी मारते थे तो थोड़ा हिलाते थे, क्या बजने लगता था, तो वही मार कोनी, तो मार कोनी, रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार कोनी ने किया था, ठीक है, ऐसे याद आपको रहेगा। और भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। और ऑल इंडिया रेडियो पूछे कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुआ, तो 1936 में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो खेल में दिया जाता है ये अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। इसका और भी ऑप्शन देख लेते हैं, 94 का, हाँ ठीक है, तो वो अर्जुन पुरस्कार ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछे जाए कि खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम बदलकर अब क्या रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिया जाता है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है। करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो याद रखना है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी,
एक ही नाम है ये, ठीक है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और दूसरा है चिराग शेट्टी है, ठीक है। और याद रखना है इसे कि रंकी रेड्डी और शेट्टी को मिला है, और ये दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। तो ये शुरुआत हुआ था 1936 के बर्लिन ओलंपिक से शुरू हुआ था, ठीक है। ओलंपिक के बारे में आपको 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताते हैं, याद रखना है। जैसे ओलंपिक जो 2020 और 24 में है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ठीक है। और जो 2022 और 26 में है वो शीतकालीन ओलंपिक है। ओलंपिक 4 वर्षों में होता है, ठीक है। दोनों ओलंपिक यानी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। ज़्यादातर क्वेश्चन ग्रीष्मकालीन से ही पूछा जाता है, लेकिन शीतकालीन में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि अगला कहाँ होगा, पिछला कहाँ हुआ था। तो दोनों का अगला पिछला दोनों का याद रखना, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण जो खेल है वो कब जो पीछे कहाँ हुआ था और आगे कहाँ होगा ये निश्चित रूप से एग्जाम में आता है। तो ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ था ये भी याद रखना है, ठीक है। तो कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और 2024 वाला कहाँ होगा यानी हो रहा है अभी, ठीक है। ये स्टार्ट है कहाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। और 2022-26 वाला शीतकालीन है। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था, तो बीजिंग में हुआ था ना, चीन की राजधानी बीजिंग में। और 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये इटली में होगा, याद रखना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन ये पूछा गया था, सेंट्रल लेवल का जो एसएससी सीजीएल है उसमें, कि 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो इटली में होगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि एलआईसी ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस ऐप को लॉन्च किया है, तो ये किया है आनंद ऐप को लॉन्च किया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो रावत भाटा ये कहाँ है, तो ये है राजस्थान में, ठीक है। इसको नाम से ही आपको टिक करने देना था, रावत राजस्थान, रावत राजस्थान है ना, राजस्थान कहाँ जाएगा, कभी भी पूछे तो ऐसे रिलेट करके याद रखना है, राजस्थान यानी कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र, रावत भाटा राजस्थान में, ठीक है। लेकिन इस टाइप के कई प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो परमाणु संयंत्र है, जैसे पूछा जाए आपसे कि तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो तारापुर है महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। नरोरा यूपी में, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कैगा कर्नाटक में। कुडनकुलम तमिलनाडु में, कुडनकुलम और कल्पक्कम ये दोनों कहाँ है, तमिलनाडु में। कुडनकुलम कल्पक्कम तमिलनाडु में। एक क्वेश्चन आएगा काकरापार जो है परमाणु संयंत्र का है, तो काकरापार गुजरात में, ठीक है। काकरापार गुजरात में, काकरापार गुजरात में, ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि रेड फ्लैग भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। तो रेड फ्लैग जो है ये भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच है, ठीक है, याद रखना है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको 4 अभी नया याद रखना है कि तर्कस जो है, तर्कस संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच है, तो तर्कस ये भारत और अमेरिका के बीच है, ठीक है। तर्कस, टाइगर ट्रम्प भी भारत और अमेरिका के बीच है। सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिका के बीच है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच है। ये सभी सैन्य अभ्यास देखिए नाम से भी तो आपको लगेगा प्रभावशाली, क्योंकि अमेरिका प्रभावशाली देश है। जैसे तर्कस, टाइगर ट्रम्प, सी डिफेंडर्स, वज्र प्रहार, ये सभी भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और चीन के बीच कौन सा है, तो हैंड इन हैंड जो है भारत और चीन के बीच है। और सऊदी अरब के साथ कौन सा है, तो सदा तनसिक है ना, सदा तनसिक सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर पूछा जाए आपसे कि धर्म गार्जियन ये किसके बीच है, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच है ना, धर्म गार्जियन जापान, गार्जियन जापान। और एक आता है आपको जाइमेक्स, अगर पूछ लिया जाए कि जाइमेक्स सैन्य अभ्यास किसके बीच है, तो जाइमेक्स यहाँ से रिलेट करना है जापान, ठीक है। जाइमेक्स यानी ये भारत और जापान के बीच है, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर पूछे तो छूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने तो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता, तो ये जीता था निकहत जरीन ने जीता था ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। अच्छा, मुक्केबाज में जो महिला मुक्केबाज जो कि विश्व प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज कौन है, तो MC मैरी कॉम है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था।
वायरस की खोज पूछे तो इवानोवास्की ने किया था। वायरस की खोज किसने किया? इवानोवास्की ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने किसका किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और इसी तरह आता है आपको एक रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया? कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और रॉबर्ट कोच ये किया था टीबी यानी कि तपेदिक बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। और लुई पास्चर ये किसका खोज किया था? तो लुई पास्चर है आपका क्या था? रेबीज का टीका, है ना। रेबीज का टीका की खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीका की खोज लुई पास्चर ने किया था। अच्छा, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले टीकाकरण की खोज किसने किया था, यानी कि टीकाकरण की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। और एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज किया? तो चेचक का टीके की खोज किया था। सबसे पहले चेचक के टीके के ही खोज हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका 1 अक्टूबर जो 2023 में हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका पूरा 100 प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ है कि जिनका कल एग्जाम है उन सभी प्यारे छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।